हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अवयव अर्थात मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। जो मैट्रिक्स है उससे संबंधित जानकारियां हमने प्राप्त की और मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। मैट्रिक्स के प्रकार और संबंधित जानकारी के बारे में हमने अध्याय 3.1 के अंदर प्रॉब्लम्स निकाली। तो 3.1 खत्म होने के बाद में हम 3.2 का अध्ययन करेंगे। 3.2 की बात करें तो 3.2 के अंदर हम अवयवों के ऊपर संक्रियाएं और अवयवों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। अवयवों के ऊपर संक्रिया का मतलब हमारे पास दो अवयवों का योग किस प्रकार से किया जाए, व्यकलन किस प्रकार से किया जाए और उनको मल्टीप्लाई गुणन किस प्रकार से किया जाए, उनके बारे में देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब कि जो अवयव है उन अवयवों के ऊपर क्रम विनिमय नियम की पालना हो रही है या नहीं, साचर्य नियम की पालना हो रही है या नहीं, उसका आइडेंटिटी क्या है, तत्समक क्या है ना, प्रतिलोम क्या है उनका। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही इसके बारे में जानकारी लेने के बाद में हमारे पास अध्याय 3.2 के अंदर जो है वो इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो सभी बच्चे कोरोना के अंदर घर पर ही रह करके ऑनलाइन स्टडी करते रहें और स्टडी को छोड़े नहीं, क्योंकि यूं कहा जाता है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा और जो मेहनत होती है वो एक व्यक्ति के भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए एक सुनहरी चाबी होती है। इस वजह से आप शिक्षा को कभी नहीं छोड़े, शिक्षा हमेशा जारी रखें। तो घर पर बैठ करके तैयारी करें। अब हम चलते हैं अध्याय 3.2 के बेसिक नॉलेज पर। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम संक्रियाओं की बात कर लेते हैं। अवयव पर संक्रिया, अवयव पर संक्रिया। तो अवयव पर संक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवयव पर योग संक्रिया। तो योग संक्रिया की बात करें, अगर दो अवयव है हमारे पास, ए अवयव ए आई जे एम इंटू एन कोटि का और बी जो अवयव है हमारे पास बी आई जे ये पी इंटू क्यू कोटि का है। तो इन दोनों अवयवों का योग पॉसिबल तभी होगा जब इसकी कोटि और इसकी कोटि समान हो, अर्थात एम बराबर पी हो और एन बराबर क्यू हो, तब जाकर के इन दोनों अवयवों का योग पॉसिबल होगा। तो इनका योग करने के लिए यहाँ पर मैं 1 2 3 4 एक पहला वाला अवयव ये ले लूं और दूसरा वाला अवयव इसी प्रकार से 0 1 3 7 इस प्रकार से ले लिया जाए। तो जब दोनों का योग करेंगे तो योग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले वाले अवयव जो है उसके एलिमेंट को दूसरे वाले अवयव के एलिमेंट के साथ जोड़ना होता है। जो एलिमेंट हम जोड़ेंगे वो संगत एलिमेंट अर्थात 1 1 वाली पोजीशन 1 1 वाले से जुड़ेगी, 1 2 वाली पोजीशन 1 2 वाले से जुड़ेगी, 2 1 की पोजीशन 2 1 से जुड़ेगी, 2 2 की पोजीशन 2 2 से जुड़ेगी। अर्थात 1 0 1 हो गया हमारे पास, 3 1 4 हो गया, 2 3 5 हो गया और 4 7 11 हो गया। तो इस प्रकार से दो अवयवों का आप योग कर सकते हो। तो दो अवयवों का योग करने के लिए आवश्यक क्या है कि आवश्यक यह है कि दोनों अवयवों की जो कोटि है वो समान रहनी चाहिए, तब जाकर के आप दो अवयवों का योग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर योग करने के लिए 1 1 के साथ आप 1 1 को जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ मैं व्यापक रूप में इसको बताऊं तो इस प्रकार से कह सकता हूँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। इसी के साथ मैं कोई दूसरा अवयव जोड़ रहा हूँ B1 1 B1 2 B1 3 B2 1 B2 2 और B2 3। जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो 1 1 के साथ B1 1 जुड़ेगा, 1 2 के साथ 1 2 जुड़ेगा, 1 3 के साथ 1 3 जुड़ेगा, 2 1 के साथ 2 1 जुड़ेगा, 2 2 के साथ 2 2 जुड़ेगा, 2 3 के साथ 2 3 जुड़ेगा और प्राप्त रिजल्ट इनको जोड़ने के बाद में आपका अवयव आ जाएगा। ठीक है, और पहली शर्त क्या थी कि इन दोनों की जो कोटि है वो समान रहनी चाहिए। इसमें 2 पंक्ति और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 पंक्ति और 3 कॉलम है, अर्थात 2 इंटू 3 कोटि के दोनों अवयव, तो इनका योग किया जा सकता है। तो ये हमारे पास योग से संबंधित संक्रिया। फिर योग से संबंधित संक्रिया के बाद में हम बात करते हैं व्यकलन से संबंधित संक्रिया की। तो योग और व्यकलन में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों के लिए एक ही शर्त है। व्यकलन के अंदर भी अगर दो अवयवों को अगर आप गठा रहे हो तो गठाने के लिए भी हमारे पास आवश्यक होता है कि जो अवयव है उनकी कोटि समान रहनी चाहिए, उनकी कोटि समान रहनी चाहिए। और उनकी कोटि समान है तो जब आप उनको गठा रहे तो जिस प्रकार से संगत एलिमेंटों का आपने योग किया उसी प्रकार से संगत एलिमेंटों का व्यकलन कर देना होता है इसमें। तो 2 में से 1 गठाएंगे तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 5 गया तो -1, 7 में से 6 गया तो 1। इस प्रकार से ये दोनों अवयवों का व्यकलन आप कर सकते हो। ठीक है, तो योग और व्यकलन के अंदर एक ही नियम अप्लाई होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसके तीसरी वाली संक्रिया की। तो इसकी तीसरी वाली जो संक्रिया है वो गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया तो जिस प्रकार से हम संख्याओं के ऊपर योग और व्यकलन करते हैं उसी प्रकार से अवयव के अंदर भी हम योग और व्यकलन कर लेते हैं। लेकिन संख्याओं के ऊपर जब हम गुणा करते हैं तो जब हम देखते हैं 2 इंटू 3 बराबर 6 हो गया, 3 इंटू 2 बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर आप गुणा कर लेते हो, लेकिन जब अवयवों की बात करें तो अवयवों के गुणा किया जाए ए और बी, दो अवयवों का अगर आप गुणन कर रहे हो
तो इन दोनों अवयवों की बात करें तो इन दोनों अवयवों के लिए जरूरी है कि अगर मैं इसको ए आई जे एम इंटू एन कोटि का रिप्रेजेंट कर दूं और बी अवयव को बी आई जे पी इंटू क्यू कोटि का रिप्रेजेंट कर दूं, तो दोनों अवयवों का गुणन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या समान रहे। अर्थात पहले वाले अवयव में सेकंड वाली पोजीशन स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है तो स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अवयव में पहली वाली पोजीशन पंक्तियों को रिप्रेजेंट करती है तो पंक्तियों की संख्या समान रहे। अर्थात एन बराबर पी होगा, तब जाकर के ही दोनों अवयवों का गुणन पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो इन दोनों अवयवों का गुणन करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आने के बाद में ए आई जे और बी आई जे का जब गुणन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पहला वाला एलिमेंट, पहले वाले ये इसकी पंक्ति और इसके स्तंभों से बनने वाली जो कोटि है वो रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात हमारे पास दो अवयवों का गुणन तभी पॉसिबल है जब पहले अवयव में स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। आप दो अवयव अगर समान कोटि के हैं तो उनको आपस में गुणा कर सकते हो। इसके अलावा अगर असमान कोटि के हैं तब भी आप उनको गुणा कर सकते हो। बस शर्त ये रहनी चाहिए कि पहले वाले अवयव में स्तंभ और दूसरे वाले अवयव के अंदर पंक्तियों की संख्या समान रहे, तब जाकर के आप दोनों अवयव को गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दो अवयव का गुणन आपको सिखा देता हूँ कि दो अवयव का गुणन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास मान लो कि पहला वाला जो अवयव है उसके अंदर एलिमेंट है 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये आपका 2 इंटू 2 कोटि का है। और दूसरे वाले अवयव की बात करें तो ये आपका पहला वाला अवयव हो गया, अब ये आपका दूसरा वाला अवयव मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा वाला अवयव B11 B12 B21 और B22, इस प्रकार से दो अवयव है। तो इन दोनों अवयव का जब हम गुणन करेंगे तो इन दोनों अवयवों का गुणन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो गुणन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है नियम कि पहले अवयव की जो पंक्ति है उस पहले अवयव की पंक्ति को दूसरे वाले अवयव के स्तंभों से गुणा करना है। ठीक है, तो जब आप स्तंभों से गुणा कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले अवयव की जो पहली पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हो तो पहला एलिमेंट मिलेगा रिजल्ट के अवयव का। पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हो तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा। अगर पहली पंक्ति को तीसरे वाले कॉलम से गुणा कर रहे हो तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो पहली पंक्ति है इसको आपको सबसे पहले पहले वाले कॉलम से गुणा करना है और इनको जब आप गुणा कर रहे हो तो संगत एलिमेंट को आप गुणा करोगे। संगत एलिमेंट गुणा होने के बाद में दूसरे संगत एलिमेंट को जब आप गुणा करते हो तो बीच में प्लस लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट संगत एलिमेंट है, तो A11 गुणा हो जाएगा B11 से। ठीक है, बीच में हम प्लस लगा देंगे। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, तो A12 गुणा हो जाएगा B21 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा हो चुका है, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा हो गया तो ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा रिजल्ट वाले अवयव का। अब हम बात करेंगे पहली पंक्ति जब तक जाते रखेंगे जब तक यहाँ कॉलम खत्म नहीं हो जाते। अभी हमारे पास एक और कॉलम बचा हुआ है तो पहली पंक्ति को दूसरे वाले कॉलम से गुणा कर लेते हैं, तो वही पहला वाला एलिमेंट A11 B12 से गुणा हो जाएगा, फिर प्लस A12 जो है B22 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति जो है वो यहाँ पर दोनों कॉलम से गुणा हो चुके हैं, इसके अलावा और कॉलम नहीं है। तो कॉलम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अवयव है उसके अंदर इतने ही एलिमेंट रहेंगे। अब ये जो पहली पंक्ति है वो दोनों कॉलम से गुणा हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को लेंगे और दूसरी पंक्ति को भी दोनों कॉलम से गुणा करेंगे। तो A21 जो है वो B11 से गुणा हो जाएगा, प्लस A22 जो है B21 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो A21 जो है गुणा हो जाएगा B12 से और A22 जो है गुणा हो जाएगा B22 से। तो इस प्रकार से आप दो अवयवों का गुणन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये गुणन करने का जो नियम है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दो कोटि वाले अवयव का गुणन मैं करके बता देता हूँ। जैसे 1 3 4 7 इसके क्रम है 2 इंटू 2 क्रम, तो इसमें जो स्तंभ है उतनी इसमें पंक्तियां होनी चाहिए, तो इसमें पंक्तियां 2 होनी चाहिए। जैसे 1 3, यहाँ पर आप देखोगे कॉलम तो एक ही लेकिन पंक्तियां 2 हो गई, तो आप इन दोनों को गुणा कर सकते हो। तो A और ये जो B है इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो गुणा करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 को 1 से गुणा करना है और प्लस लगा करके 3 को 3 से गुणा करना है। यहाँ पर फिलहाल मैं 2 कोटि का ले लेता हूँ 0 7। तो मैंने क्या किया, पहली पंक्ति पहला कॉलम को गुणा किया, तो 1 को तो 1 से गुणा किया और 3 को 3 से गुणा किया, बीच में लगा दिया मैंने प्लस लगा दिया।
अब पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे वाले कॉलम से गुणा करेंगे। 1 गुणा 0 प्लस लगा दिया 3 गुणा 7 कर दिया हमने। फिर पहली जो पंक्ति है दोनों कॉलम से गुणा हो चुकी है, तो अब हम लेंगे दूसरी वाली पंक्ति। तो दूसरी वाली पंक्ति में आप देखोगे 4 जो गुणा होगा पहले वाले कॉलम से गुणा होगा तो 1 से गुणा हो जाएगा, प्लस 7 जो गुणा होगा सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कॉलम ले लेंगे तो पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, पंक्ति का दूसरा वाला एलिमेंट स्तंभ के दूसरे वाले एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणा 7 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करके 1 प्लस का 9, 0 प्लस का 21, 4 प्लस का 21, 0 प्लस का 49 लिखेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आएगा 10, 21, 25 और 49। ये हमारे पास रिजल्ट निकल करके आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे थे ए की कोटि 2 × 2 और बी की कोटि भी 2 × 2 थी, तो इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियों की संख्या समान रहेगी, तब जाकर के आप इसको गुणा कर सकते हो। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है वो ये वाला आता है, जो शेष रह रहे हैं एलिमेंट, वो वाला इसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट भी आपका 2 × 2 कोटि का है। ठीक है, तो 2 अवयवों का गुणन आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो 2 अवयवों का गुणन करना बहुत सिंपल तरीके से आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ध्यान क्या देना है कि आपको पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और गुणन करके बता देता हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो इसमें 3 पंक्तियां होना जरूरी है। तो 0, 1, 3, 4, 2, 3, ये हमारे पास 3 स्तंभ हो गए, 3 × 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 × 3 और इसकी कोटि है 3 × 2, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब गुणा किया जा सकता है, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 × 2 कोटि का आएगा, 2 × 2 कोटि का। अब मैं इसको गुणा करूं तो गुणा करना देखो सिंपल तरीके से आप गुणा कर सकते हो, अर्थात आप डायरेक्ट गुणा करें, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कर ले, गुणा करने के साथ ही आप इनको जोड़ते रहे। ठीक है, जैसे 1 × 0 तो 0 हो गया, 2 × 3 तो 6 हो गया, और 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो गया, फिर 3 × 2 करेंगे तो 6 हो गया, 6 से कितना हो गया 12। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम पहला एलिमेंट आ गया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट आएगा। 1 × 1 किया तो 1 आ गया, 2 × 4 किया तो 8 आ गया, 8 और 1 9 हो गया, 3 × 3 किया तो हमारे पास 9 हो गया, 9 कितना हो गया 18। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर हम बात करते हैं दूसरी वाली पंक्ति के लिए। तो दूसरी वाली पंक्ति पहला कॉलम 0 हो गया, 15 हो गया और 12 हो गया, 15 और 12 ये हो गया आपका 27, ये हो गया 4 हो गया 20, 20 से 4 24 हो गया, 18 हो गया, 18 और 24 हमारे पास हो गया 42। तो इस प्रकार से इन दोनों अवयवों का आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि जब हमारे पास समान कोटि नहीं हो तब भी अवयवों का गुणा किया जा सकता है, किंतु शर्त ये होती है कि पहले वाले अवयव में जो स्तंभ है वो दूसरे वाले अवयव में पंक्तियां होनी चाहिए उतनी संख्या में, तब जाकर के आप उनको गुणा कर सकते हो। करते हैं इसके चौथी वाली संख्या रहेगी। तो चौथी वाली संख्या क्या है, अदिश गुणन। अदिश गुणन, तो कोई अवयव आपको दिया गया, ए अवयव हमारे पास है 2, 3, 4, 5, इस अवयव के साथ कोई अदिश राशि गुणा करना चाहते हो, ए के साथ अदिश गुणन। ये हमने 3.1 में बेसिक ज्ञान के रूप में देखा था कि इसके साथ अगर कोई अवयव कांस्टेंट गुणा कर रहे हो तो उसका ट्रांसपोज करो, या फिर उसको गुणा करने के बाद में ट्रांसपोज करो, इक्वल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं, कांस्टेंट में यहाँ पर मैं 3 इसके साथ गुणा करना चाहता हूँ, तो ये 3 हो गया। जैसे मैं इसको 3 गुणा करूंगा तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब ये जो 3 गुणा हो रहा है, ये जो है अवयव के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट के साथ जाकर के मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास 3 ए का जो रिजल्ट आएगा 6 हो गया, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो ये इस प्रकार से किसी भी आप कांस्टेंट कोई भी जो अचर होता है उसको अवयव के साथ इस प्रकार से गुणा कर सकते हो। तो इसका अगर विपरीत देखें तो इसका विपरीत क्या हो सकता है कि मान लो कि हमारे पास ए अवयव हमारे पास इस प्रकार से निकल करके आ रहा है, 8 आ गया, 16 आ गया, ठीक है, 64 आ गया और 80 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो अवयव दिखाई दे रहा है, इस अवयव में अगर कोई एलिमेंट अगर कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 को अगर आप कॉमन निकालोगे तो 8 को आप इस प्रकार से कॉमन निकाल दोगे, 1, 2, 8, ये 10, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। क्योंकि हम जो ये अचर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट से कर रहे हैं, तो जब आप बाहर निकाल रहे हो किसी एलिमेंट को तो प्रत्येक एलिमेंट से ही कॉमन लेकर के बाहर निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका अदिश का गुणन हो गया। फिर अदिश के गुणन के बाद बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है अवयव का ऋण अवयव। तो जो अवयव है, अवयव का ऋण अवयव, तो अवयव का ऋण अवयव क्या है, हमारे पास कोई अवयव है ए, 1, 2, 3, 4,
तो इसका ऋण अवयव जो होगा वो माइनस का ए होगा, और माइनस का ए होगा तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, 1 2 3 4। तो माइनस का ए जो होगा वो -1 -2 -3 -4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऋण अवयव को अगर आप लिख रहे हो तो -1 गुणा ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए अवयव हमारे पास दिया गया था 1 2 3 4 दिया गया था। जैसे मैं इसको -1 से गुणा कर लूँ तो यहाँ पर भी -1 से गुणा करेंगे, और -1 से जैसे इसका प्रत्येक एलिमेंट को हम गुणा करेंगे तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये अवयव का ऋण हो गया। तो कोई भी जो अवयव होता है उसका ऋण नेगेटिव ए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अवयव का ऋण हो गया। फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे इनके गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, अवयव के गुणधर्मों की बात करें तो अवयव के गुणधर्मों पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं अवयव के योग गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो जो अवयव का योग गुणधर्म है, उस योग गुणधर्म के अंदर आप देखोगे जो अवयव का योग गुणधर्म है उसमें सबसे पहले आपका नियम आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता नियम की बात करें तो क्रम विनिमयता नियम क्या है? देखो, हम संख्याओं के ऊपर क्रम विनिमय नियम की बात करें तो संख्याओं के अंदर हम देख रहे थे योग के अंदर संख्याओं में हम दो संख्या है उनको अगर हम जोड़ रहे थे तो हमारे पास 5 आ रहा था। जब इनका क्रम चेंज कर देते हैं तो 3 + का 2 बराबर भी हमारे पास 5 आता था, समान मान आता है। तो हम यूं कहेंगे कि अगर संख्याओं का अगर आप योग कर रहे हो और उनका क्रम चेंज कर देते हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार से अगर हम अवयवों की बात करें तो दो अवयवों को अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट आता है अगर उनका क्रम चेंज कर दिया जाए तो। अर्थात अवयव के लिए भी हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास दो अवयवों का अगर आप योग कर रहे हो और अगर उनका क्रम चेंज कर देते हो तो क्रम चेंज करने के बाद में भी उनका वही योग आने वाला है। अर्थात अवयव योग में क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। ठीक है, फिर साचर्य नियम की बात करें तो अवयव में साचर्य नियम क्या है कि हमारे पास a + का b + का c या a + का b + का c। साचर्य नियम का मतलब आप संख्याओं के अंदर देखोगे तो 2 + का 3 + का 4 है। तो इसके अंदर आप इन दोनों को जोड़ने के बाद में 4 को जोड़ोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 9 आया। और अगर आप अंतिम 2 को जोड़ने के बाद में पहले वाले को जोड़ोगे 4 3 7 तब भी आपका 9 सामान्य आता है। अर्थात संख्याओं के अंदर आपका साचर्य नियम की जैसे पालना होती है वैसे ही अगर अवयव की बात करें तो 3 अवयव का अगर आप योग कर रहे हो तो आप b + c को जोड़ते हो। तो b + c को जोड़ने पर अगर आपके पास d आ रहा है तो इससे जो आपको अवयव प्राप्त होगा वही अवयव आपको प्रथम 2 और लास्ट में तीसरे को जोड़ने पर प्राप्त होगा। a + b को जोड़ा जाए तो यहाँ पर जैसे मैं कह दूं कि g आता है प्लस आप c करोगे तो इसका भी जो रिजल्ट है वही e आने वाला है। अर्थात अवयव के अंदर आपके साचर्य नियम की भी पालना होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक का मतलब आप जानते हो कि कोई भी आपके पास संख्या है या फिर कोई भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उसके अंदर आपका कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी संक्रिया है, उस संक्रिया के अंतर्गत अगर आप किसी ऐसी राशि को जोड़ते हो तब भी हमारे पास उस राशि पर फर्क नहीं पड़ता पुरानी वाली। अर्थात जैसे योग की बात करें तो योग के अंदर 4 + 0 जोड़ा तो यहाँ पर 4 है। अर्थात किसी भी संख्या के अंदर 0 जोड़ लेते हैं तो वही संख्या निकल करके आती है। 5 में 0 जोड़ा -1 में 0 जोड़ा तो वही संख्या निकल करके आ रही है। या फिर इसको पहले लेकर के भी जोड़ा जाए तब भी वही संख्या निकल करके आती है। तब हमारे पास ये जो राशि होती है ये तत्समक का कार्य करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास 0 जो है वो योग के लिए संख्याओं के लिए तत्समक का कार्य करता है। तो अवयव की बात करें तो अवयव के लिए भी हमारे पास जो 0 है शून्य अवयव है वो आपका तत्समक का कार्य करता है। अर्थात 1 2 3 4 के अंदर अगर आप शून्य अवयव को जोड़ते हो तो शून्य अवयव को जोड़ोगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको वही अवयव मिल जाता है। अर्थात किसी भी अवयव के साथ अगर आप शून्य अवयव को जोड़ते हो तो आपको वही अवयव मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर योज्य तत्समक का कार्य करेगा शून्य अवयव। योज्य तत्समक का कौन सा अवयव कार्य करेगा? शून्य अवयव जो होता है वो योज्य तत्समक होता है। योग का तत्समक अवयव कौन सा होता है? शून्य अवयव, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर योज्य प्रतिलोम की बात करें तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी प्रतिलोम को ज्ञात करते हैं तो जैसे अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याओं से समझे तो जैसे हमारे पास 2 है और 2 का अगर हम प्रतिलोम ज्ञात करें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें तो बराबर में आपका तत्समक आ जाना चाहिए, योज्य तत्समक आ जाना चाहिए। और तत्समक है आपका 0 तो इसके साथ क्या जोड़े तो -2 जोड़ेंगे। अर्थात इसके विपरीत चिन्ह का अगर हम जोड़ेंगे तब आपका ये आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो राशि है ये इसका इस वाली राशि का प्रतिलोम हो गई। जैसे 4 है, 4 के साथ -4 हमने जोड़ा तो 0 मिल गया। इसका मतलब 4 का योज्य प्रतिलोम आपका -4 हो गया। इसी प्रकार से योज्य प्रतिलोम अगर अवयव की बात करें तो अवयव के अंदर अगर योज्य प्रतिलोम की बात करें
तो आव्यूह के अंदर हमारे पास कोई आव्यूह है, जैसे ए आव्यूह है और 2, 3, 4, 5 है। इसमें हम कौन सी राशि जोड़े कि ये है हमारे पास जो है बराबर में आइडेंटिटी वाला आव्यूह आ जाए। आइडेंटिटी वाले आव्यूह की बात करें तो आइडेंटिटी वाला आव्यूह कौन सा आपका 0, 0, 0 है। तो यहाँ पर ये 2 है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अर्थात हम यूं कह देंगे कि कोई भी आव्यूह है उसका जो योज्य प्रतिलोम है वो नेगेटिव आव्यूह होता है। ये नेगेटिव आव्यूह था, एलिमेंट से में सिर्फ नेगेटिव आ गया। तो जिस प्रकार से संख्याओं में योग का प्रतिलोम उसकी विपरीत संख्या होती है, उसी प्रकार से आव्यूह में भी योग का प्रतिलोम जो होगा उस आव्यूह का जो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव आव्यूह होगा, वही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आव्यूह के ऊपर योग से संबंधित गुणधर्म रहे। फिर हम बात करें तो अब हम चलते हैं आव्यूह के जो गुणधर्म है उनके ऊपर। तो आव्यूह के गुणन के अंदर गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहले क्रम विनिमय नियम की पालना की बात कर लेते हैं। तो 2 आव्यूह है, उन दोनों आव्यूहों को आप गुणा कर रहे हो तो इससे निकलने वाला जो रिजल्ट है और बी और ए को गुणा करते हो क्रम चेंज करके, क्रम विनिमय का मतलब क्रम चेंज करके, तब निकलने वाला जो रिजल्ट है वो दोनों समान नहीं रहेंगे। अर्थात ए बी जो है वो बराबर नहीं होता बी ए का। इसका मतलब जब आप गुणा कर रहे हो तो गुणन के अंदर क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होगी। अर्थात आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी 2 आव्यूहों को गुणा कर रहे हो तो उन दोनों आव्यूहों में अगर आपको ए बी पूछा गया है तो ए आव्यूह को पहले लिखोगे और बी आव्यूह को बाद में लिख करके ही गुणा करोगे। इनका क्रम चेंज कर दोगे तो आने वाला जो रिजल्ट है वो अलग ही प्राप्त होगा। अर्थात हमारे पास ए बी का रिजल्ट और बी ए का रिजल्ट अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होती है। फिर हम बात करें साचरीय नियम की, तो साचरीय नियम के अंदर हम देखेंगे 3 आव्यूह की बात करें तो ए बी सी बराबर ए बी सी। अर्थात आप इन दोनों आव्यूहों को गुणा करने के बाद में तीसरे आव्यूह को गुणा करें या फिर पहले अंतिम दोनों आव्यूह को गुणा करने के बाद में पहले आव्यूह को बाद में गुणा करें तो हमारे पास आने वाला जो रिजल्ट है वो बराबर ही प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारे पास गुणन के अंदर साचरीय नियम की पालना होती है, योग के अंदर भी साचरीय नियम की पालना होती है आव्यूहों के लिए। ठीक है, फिर बंटनता की बात कर लेते हैं। तो बंटनता के लिए देखोगे तो ए बी प्लस का सी बराबर ए प्लस का बी और सी। बंटन ये राइट साइड वाला बंटन है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए को बी से गुणा करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा प्लस का ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड वाला ए बी प्लस का सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर होती है राइट हैंड साइड के लिए। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड के लिए बात करें तो ए प्लस का बी सी जो है वो बराबर होगा ए सी प्लस बी सी के, ए सी प्लस बी सी के। अर्थात इसका राइट हैंड साइड वाला डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी सत्य होता है, अर्थात इक्वल रहते हैं। तो हम कहेंगे कि आव्यूह के गुणन के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन बंटनता वाला नियम भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव जो है वो अप्लाई होगा, एसोसिएटिव ये आपका अप्लाई नहीं होगा, सॉरी कॉम्यूटेटिव अप्लाई नहीं होता है और एसोसिएटिव यहाँ पर आपका अप्लाई होता है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अप्लाई होगा। गुणन तत्समक की बात कर ले तो कोई भी आव्यूह है उसके साथ अगर 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो गुणन तत्समक की बात करें तो हमारे पास गुणन तत्समक क्या होगा, गुणन तत्समक के लिए वही आव्यूह मिल जाना चाहिए। अर्थात आप कोई भी आव्यूह गुणा कर रहे हो ए बी सी तो किसके साथ गुणा करें कि आपको वापस वही आव्यूह मिल जाए। तो अगर बात करें तो ऐसा आव्यूह जो है हमारे पास इकाई आव्यूह होगा, ऐसा आव्यूह क्या होगा, इकाई आव्यूह होगा। तो इकाई आव्यूह होगा तो वही आव्यूह आपको दे देता है। जैसे 2 3 1 4 है, इस आव्यूह के साथ में इकाई आव्यूह गुणा करो 1 0 0 1 तो रिजल्ट देखेंगे 2 को इससे गुणा कर लिया, इसको अगर इससे गुणा करें तो 2 एकम 2 प्लस 0 तो 2 आ जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करें तो 0 प्लस 3 एकम 3 तो 3 आ जाएगा। फिर ये 1 4 आ जाएगा, वही आव्यूह मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि आपका जो गुणन तत्समक है वो गुणन तत्समक आपका इकाई आव्यूह होता है, आइडेंटिटी आव्यूह होता है। तो इकाई आव्यूह जो होता है गुणन तत्समक का कार्य करता है, जबकि शून्य आव्यूह जो होता है वो योज्य तत्समक का कार्य करता है। ठीक है, तो योज्य तत्समक कौन सा हुआ आपका, शून्य आव्यूह, और गुणन तत्समक आपका कौन सा हुआ, इकाई आव्यूह। फिर यहाँ पर शून्य के भाजक की बात कर लेते हैं। शून्य का भाजक क्या है, अगर 2 आव्यूह है उन आव्यूह को अगर आप गुणा कर रहे हो तो गुणा करने के बाद में अगर आपको शून्य आव्यूह मिल जाए, आपको शून्य आव्यूह मिल जाए तो शून्य आव्यूह मिल जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारे पास जो ए और बी है वो शून्य के भाजक कहलाते हैं। ए और बी जो है वो शून्य के भाजक कहलाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु में आप देखोगे कि हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 2 संख्याओं के लिए यदि ए बी बराबर 0 तब या तो ए 0 होता है या बी 0 होता है या दोनों ही 0 होते हैं। जबकि आव्यूह के लिए ए बी बराबर 0 है
तब यह आवश्यक नहीं कि a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो या a व b दोनों ही 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर संख्याओं में हम देखते हैं कि जैसे अगर गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं को, तो 2 गुणा 0 करते हैं तब 0 आता है, या 0 गुणा 2 करते हैं तब 0 आता है। किसी संख्या के लिए अगर 0 होता है, कोई एक संख्या 0 हो तब 0 आता है, या दोनों संख्या 0 हो तब हमारे पास 0 आता है। तो हम यूं कहेंगे कि दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणा अगर करें 0, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 0 आए या फिर दोनों ही संख्या 0 आता है, तभी पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, जबकि अवयव की बात करें तो दो अवयव का अगर आप गुणन करते हो और बराबर में 0 आ रहा है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो या a व b दोनों के बराबर ही 0 हो, यह आवश्यक नहीं है। जब a बराबर भी 0 नहीं हो और b बराबर भी 0 नहीं हो और दोनों a व b दोनों के बराबर भी 0 नहीं हो, तब भी a b बराबर 0 हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें दूसरे वाले गुणधर्म नियम की। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दो विकर्ण आव्यूह, दो अदिश आव्यूह और दो त्रिभुजाकार आव्यूह का जो गुणन है वो भी क्रमशः विकर्ण, अदिश और त्रिभुजाकार आव्यूह ही होगा। अर्थात दो आव्यूह है, दोनों आव्यूह विकर्ण आव्यूह, तो उनका गुणन आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह प्राप्त होगा। अगर दोनों आव्यूह जो है आपके त्रिभुजाकार आव्यूह है तो उनका गुणन भी त्रिभुजाकार होगा। दोनों आव्यूह आपके अदिश आव्यूह है तो उनका जो गुणन है वह भी अदिश आव्यूह ही होगा। फिर चलते पॉइंट नंबर 3 पर। अगर a का स्क्वायर है, इसका मतलब a आव्यूह इंटू a आव्यूह कर सकते हो। a का क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हो a का स्क्वायर इंटू a लिख सकते हो, या फिर a इंटू a लिख सकते हो। अर्थात a आव्यूह के ऊपर n घात है तो इसको आप a1 a2 a3 इस प्रकार से लिख सकते हो। a गुणा a गुणा a गुणा a, इस प्रकार से an तक आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, फिर गुणधर्म नंबर 4 की बात करें तो दो आव्यूह अगर समान है और उनकी घात अलग अलग है तो घातांक नियम कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो किसी एक आव्यूह की दोनों घातांक एक आव्यूह के योग में आ जाएगी, और किसी आव्यूह की घात के ऊपर घात है तो वो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी। फिर इसके बाद में इन नियमों को ध्यान से देखें। अगर a प्लस बी आव्यूह का होल स्क्वायर हो रहा है तो पहले आव्यूह का स्क्वायर दूसरे आव्यूह का स्क्वायर प्लस पहले आव्यूह का वही क्रम किंतु दूसरे आव्यूह का प्लस क्रम जो है बदल करके योग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर व्यकलन की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी ए हो जाएगा, इनका क्रम चेंज करके घटेगा। अगर a प्लस बी ए माइनस बी अगर आपस में गुणा हो रहा है तो पहले a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी है, a माइनस बी a प्लस बी हो रहा है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर जो है इनका चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, इन बिंदुओं को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ओके।